हम्म। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर बताएं कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक पहुंच रही है या नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार मुझे ऑडियो वीडियो एक बार बता दीजिए। चलिए, हम लोगों ने जिन लोगों ने प्रीवियस क्लास किया हुआ है पहले उस बात करते हैं प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था। प्रीवियस क्लास में हमने लाइन इंटीग्रल देख लिया था, राइट। हमने क्या देखा था? लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कर्ल, ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल पढ़ा हुआ है और लाइन इंटीग्रल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब ये तीनों चीजें इसी से रिलेटेड है। समझ में आया आपको? मेरी आवाज अगर सुनाई दे रही है तो आप लोग इतना बताइए। लाइन इंटीग्रल्स हम लोग पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में हम कर्ल देखेंगे, फिर ग्रीन्स थ्योरम देखेंगे, फिर स्टोक्स थ्योरम देखेंगे और फिर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ये हमारे इस लेक्चर का मेनली मकसद है। और आपसे और भी बातें कर ली जाएं। मंडे में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, मंडे में आपको मैं बता देता हूं, वरना सभी लोग फिर ग्रुप में पूछते हैं बार बार। पहले यहां देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सिलेबस रीड कर लीजिए, जिसके में जो इन दोनों की रिकॉर्डिंग मंडे को हो जाएगी। मंडे से चालू हो जाएगी आपके पास आना। क्लियर? पहला तो ये आपसे बात करना था। दूसरी बात और सुनिए, इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज और न्यूमेरिकल मेथड। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तीनों। ये तीनों टॉपिक लाइव नहीं होगा अमित, बिकॉज टाइम नहीं है। बहुत सारे बच्चों का ये रिक्वायरमेंट है कि हमको रिकॉर्डिंग दे दी जाए। तो वो रिकॉर्डिंग ऐसी होगी, आपको परेशानी की कोई बात नहीं है। आपके हर बात का ध्यान रखा गया है और अभी एक बैच पढ़ चुका है, तो आप उस रिकॉर्डिंग को ले लीजिए। ये टॉपिक हो गए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, न्यूमेरिकल मेथड। इनको मैं लाइव कराऊंगा, डोंट वरी। जिसमें लाप्लास हो सकता है कल से स्टार्ट हो जाए, कल के लास्ट लेक्चर से, राइट। अभी कल तक चलेगा वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस इंपॉर्टेंट है तो इसको मैंने लाइव पढ़ा दिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तब आप हमसे कनेक्ट करिएगा। ये 100% आपको दोनों टॉपिक आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इनको मैं लाइव करूंगा सारे। इसके अलावा आपका और कुछ नहीं बचा हुआ है, इंजीनियरिंग मैथ्स खत्म हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट वीकेंड होगा, इसमें होपफुली सारा सिलेबस आपका। अब मैं देखो, मैं सब्जेक्ट संदीप नहीं दे रहा हूं, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी तुम्हारी भी बात मैं समझ रहा हूं। कॉम्प्लेक्स और डिफरेंशियल टोटल अराउंड 16 लेक्चर हैं।
विद डीपीपी आपको अलग है इसमें, वो मिल जाएगा, और प्लस वीकली टेस्ट भी है इसमें, वो हम करवा देंगे, हमने बोल दिया है मेल। ठीक है, तो परेशान ना हो संदीप, अगर कोई दिक्कत आती है तो हम हैं अभी आपके पास, जब तक आपका पेपर नहीं होता है तब तक आप आराम से, कोई भी अगर दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे बता सकते हो, नहीं है अगर कोई और भी ऐसी दिक्कत आती है तो भाई पर्सनली बात कर लेंगे संदीप आपसे। ठीक है, पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज और न्यूमेरिकल मेथड, इनको भी करा देंगे, लेकिन इनको लाइव कराऊंगा मैं, राइट। तो कोई भी चीज आपकी हमने छोड़ी नहीं है, आपको सब कुछ करा दिया, आपको लॉट ऑफ क्वेश्चंस करा दिए, जस्ट प्रैक्टिस एंड शार्पन योर नॉलेज। तो इसलिए वेक्टर कैलकुलस पढ़ा देता हूं, क्योंकि वेक्टर कैलकुलस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कहां पे क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। तो हमने ये डिस्कशन किया है कि डिफरेंशियल और कॉम्प्लेक्स ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे 16 लेक्चर में विद डीपीपी प्लस वीकली टेस्ट, और इसका आपको लाइव करा देंगे। वीक डेज में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं पूरी बैंडविड्थ जितनी भी है क्लास लेने की पूरी बिजी है, बहुत ज्यादा, राइट। इसके अलावा मेरी यूपीएससी में भी ऑप्शनल मैथ्स में क्लास होने वाली है, 27 तारीख से एक बैच शुरू होने वाला है। वीक डेज में अगर राहुल होता तो हम तुमको मना ही नहीं करते, हम स्टूडेंट्स के लिए उनकी जो प्रॉब्लम है, सिंपैथी से ज्यादा हम एम्पैथी रखते हैं। एम्पैथी का मतलब है उनकी प्रॉब्लम आके समझना और क्या है क्या नहीं। अगर होता पॉसिबल तो हम जरूर ले लेते, पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप लोगों के बैचेस लगे हुए हैं और हमारे पास भी समय नहीं है, और उससे ज्यादा आपके बैच के पास समय नहीं है, क्योंकि इसमें 78 बैचेस चल रहे हैं, लॉट ऑफ बैचेस हैं, उनकी एक बार ऑप्टिमाइज करके टाइमिंग ढूंढना बड़ा टिपिकल काम है। जब आप प्रैक्टिकल काम करोगे तो आपको समझ में आएगा रियल चैलेंज। तो 78 क्लासों में बहुत सारे क्लासेस कहीं चल रहे हैं कहीं नहीं चल रहे हैं, तो इस वजह से जो है आप ये दोनों टॉपिक रिकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई आपको परेशानी नहीं होगी। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन फूरियर सीरीज एंड न्यूमेरिकल मेथड, इसको मैं लाइव कराऊंगा, ये नेक्स्ट वीकेंड तक खत्म हो जाएगा। लैप्लास में लमसम लगेंगे 3 लेक्चर, फूरियर में लगेंगे 2 लेक्चर, और न्यूमेरिकल मेथड में लगेंगे 3 लेक्चर लमसम। तो ये नेक्स्ट वीकेंड तक आपका पूरा खत्म हो जाएगा। अब ये बात अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है सभी को, तो आप बता दीजिए, तो मैं चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं। अगर मेरी ये बात समझ में आ गई है तो मैं चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, अब हम देखते हैं, हमने लाइन इंटीग्रल समझ लिया था, वेक्टर एफ डॉट डी आर। अब हम यहां पर देखते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। चलिए, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी बच्चों ने पढ़ा है सिविल लेवल। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, आ जाइए। चलिए, आप बातचीत बंद करके बड़े ध्यान से समझते हैं यहां पर कर्ल है क्या क्या नहीं है। चलिए, तो देखिए, पहले तो हम बताते हैं आपको, हमने आपको बताया था कि 2 तरह की क्वांटिटी हैं, वन इज अ स्केलर फंक्शन एंड अनदर इज अ वेक्टर फंक्शन, राइट। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं, एक बार बता दिया था, हम एक बार और रिवाइज कर रहे हैं किसी वजह से। वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन, थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ाई करना है इस लेक्चर में स्पेशली, ठीक है। कम कमेंट्स पर ध्यान देना है, हम पूछ लेंगे कि क्या नहीं आया तो बताना, इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर ये लेक्चर खत्म तो आपकी वेक्टर कैलकुलस में बहुत सारी दिमाग की जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। तो वेक्टर फंक्शन और स्केलर फंक्शन, 2 तरह के हमने फंक्शंस पढ़े थे। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई वेक्टर फंक्शन है, बड़े ध्यान से सुनना बस मेरी बात को, उसको ट्रांसफर करना है, चेंज करना है, स्केलर फंक्शन में लेके आना है। क्लियर। या दूसरा काम क्या है कि किसी स्केलर फंक्शंस को हमें वेक्टर फंक्शन में लेके जाना है। क्लियर।
या तो हम वेक्टर फंक्शंस को स्केलर फंक्शंस में लेके जा रहे हैं या स्केलर फंक्शंस को ही वेक्टर फंक्शन में लेके जा रहे हैं, या तीसरा है किसी भी वेक्टर फंक्शन को वेक्टर फंक्शंस की अनदर फॉर्म में लेके जा रहे हैं। ये तीन कन्वर्जन है, ध्यान से सुनना है फिर से। वेक्टर फंक्शन को चेंज करके स्केलर फंक्शन में ले जा रहे हैं, स्केलर फंक्शंस को चेंज करके वेक्टर फंक्शंस में ले जा रहे हैं। इसके अलावा वेक्टर फंक्शंस को चेंज करके अनदर फॉर्म ऑफ वेक्टर फंक्शंस में ले जा रहे हैं। अब अच्छा तुम लोग खुद बताओ, अगर हम चेंज करेंगे तो किसी ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी या नहीं? बड़े ध्यान से समझो, हम पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा दे रहे हैं जिससे कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। तो बताइए आप एक बार, किसी वेक्टर फंक्शन को स्केलर में लेके जाओगे, स्केलर को वेक्टर में लेके जाओगे, वेक्टर को वेक्टर में लेके जाओगे, मतलब कुछ ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, कोई ऑपरेट करेगा इनको। तो देखो उस ऑपरेटर का नाम क्या? डेल। डेल अभी सब बताते हैं, ध्यान से बस सुनो। डेल सबसे टफ टॉपिक है ये डेल, ये डेल, ये डेल। मतलब हमें डेल की जरूरत पड़ेगी, एक डेल ऑपरेटर है उसकी जरूरत। तो यहां देखो, तो डेल है क्या? थ्री डायमेंशनल चेंजिंग थ्री डायमेंशन में चेंज हो रहा है एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू है ये डेल। तो डेल क्या हुआ? आई कैप यूनिट वेक्टर डेल अपॉन डेल एक्स, डोंट कंफ्यूज डेल। यहां ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इलेक्ट्रिकल में इसको पढ़ा हुआ है? सच सच बताइए। हो सकता है तुम्हारे सर ने तुम्हें यह बताया हो कि डेल एक वेक्टर ऑपरेटर है। मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं, जल्दी से बता दीजिए। हम यहां पर एक ऑपरेटर के तौर पर बस इसको एज्यूम करेंगे, ना कि एक वेक्टर है, ना कि एक स्केलर है। क्लियर? डबल ई के बच्चों को शायद, हमारे मित्र हैं सोनू सर, उन्होंने बताया होगा कि डेल इज अ वेक्टर ऑपरेटर। यहां मैथमेटिक्स में बस आप एक ऑपरेटर के तौर पर लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखना है। देख लो पहले ध्यान से, सभी में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, हर जगह है। मैं अभी पहले ही बता देता हूं क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन हो, इसको इस तरह से राइट नहीं करेंगे, हम सिंपली राइट करेंगे डेल। डेल इज अ ऑपरेटर। ऑपरेटर पे हमने क्या किया? आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई के कैप डेल बाई डेल जेड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलूं, यहां देखो, दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और के या जेड एक्सिस। ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, इतना पता है सभी को, राइट? तो प्रियांशु इतना ध्यान रखना है सभी बच्चों को, इस पे ऑपरेटर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। सिर्फ हम मैथमेटिक्स में इस पे ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, तो डोंट कंफ्यूज इट। वरना कहोगे सर ने कुछ और पढ़ाया, उन सर ने कुछ और पढ़ाया। वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वहां पे डील कुछ और कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स में डीलिंग से कोई मतलब नहीं है, यहां हम टोटलिटी में बात कर रहे हैं, राइट? तो ये आ गया। अब आ जाते हैं हम यहां, देखते हैं। तो हमें ये पता चल गया कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। अब देखिए ध्यान से, ये तो समझ गए कि एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन क्या है? ग्रेडियंट भी सही है, ऑपरेटर है आकाश, वो भी बहुत जगह इस्तेमाल होगा, वो तीनों चीजें सही हैं, वो डाइवर्जेंस भी सही है, ठीक है? तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, ध्यान से सुनेंगे आकाश इस बात को। कर्ल, कर्ल का मतलब क्या हुआ अभी देखेंगे।
कर्ल क्या है, पहले एक वेक्टर फंक्शन का, यहां पहले देखो, एक वेक्टर फंक्शन का अनदर वेक्टर फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करना, इसके लिए हमें क्या लगेगा, डेल लगेगा। क्लियर। चलिए तो अब देखते हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं कर्ल होता क्या है क्या नहीं है। पहले आप लोग बताइए, तब तक मैं फिगर बना रहा हूं, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। जल्दी बताइए मुझे कर्ल क्या है, सब लोग अपनी अपनी डेफिनेशन दीजिए। जल्दी से अपनी अपनी डेफिनेशन दीजिए, हम फिगर बना रहे हैं तब तक अभी। सब पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ भाई क्या पढ़ाया है तुम्हें सर ने, वरना हम सर को फोन लगाते हैं फिर। कॉलेज में नहीं पढ़ाया था, पता था, पहली बार आपसे ही पढ़ रहे हैं। टोटल मोटिव फोर्स पर यूनिट, चेंज द प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, कर्ल इज अ ऑपरेटर हु चेंज द वेक्टर फंक्शन टू अनदर वेक्टर फंक्शन। रंजन तुमने मेरी डेफिनेशन बता दी, देखो यहां पर। कोई बात नहीं, हम समझाते हैं, पूरी सारी चीजें समझेंगे ध्यान से आज। तुमको अभी विजुलाइज करवाते हैं जिस कमरे में तुम बैठे हुए हो वहीं। चलो यहां देखो, कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता अच्छी बात है, जिसने बताया वो भी अच्छी बात है, कोशिश की। यहां देखो, ये एक वेक्टर फंक्शन का एक दूसरे वेक्टर फंक्शंस में क्या है, चेंजिंग है, ये तो पता चला हमें। उससे पहले हम थोड़ा सा अपने 12वीं में लौट के जाते हैं और देखते हैं, ये एक रिवर फ्लो है। रिवर फ्लो समझते हैं आप लोग, एक बच्चा कोई बोलता जाएगा जिससे कि हमें पता चलता जाए। ये क्या है, एक रिवर फ्लो है। अगर ये एक रिवर फ्लो है तो रिवर जो है फ्लो ऑफ वाटर में आराम से चल रही है, राइट। यहां पर हमने 3 जगह को मार्क किया है, देखो। एक ये जगह है, पहला ए पॉइंट, देखो मैं बना देता हूं, और दूसरा ये जगह है, और तीसरा ये जगह। हमने कोई 3 पॉइंट को देख रहा हूं, ठीक है रंजन। हमने क्या किया, यहां पर एक वुडन का ब्लॉक रखा। यहां ध्यान से देखेंगे, एक मेरे पास वुडन ब्लॉक है, एक मेरे पास वुडन ब्लॉक है, राइट। देखो आरके, बिल्कुल आप ठीक बता रहे हो, लेमिनर फ्लो। हमारा यहां बात ही नहीं है कि लेमिनर फ्लो है या फिर ये टर्बुलेंट है या किस तरह का और फ्लो हो सकता है, वो कुछ की बात नहीं है। यहां सिर्फ बात हम कर रहे हैं कि एक वुडन ब्लॉक है, हमने यहां पर बीच में रख दिया है, ये देखो एरो के पास, और यहां पर एक वुडन ब्लॉक है, और यहां पर भी एक वुडन ब्लॉक है। चलो अब हम सबसे पूछेंगे, जितने भी बच्चे यहां बैठे हुए हैं बताएंगे, ए पॉइंट पर जो वुडन ब्लॉक है उसका मोशन कैसा होगा। बताओ भाई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। मैकेनिकल के बच्चे बताएं सबसे पहले। यांत्रिकी अभियांत्रिकी के जो छात्र हैं वो इस बात का मुझे आंसर दें कि ए जो है ये, इसमें वुडन का मोशन कैसा होगा। प्योर ट्रांसलेशन, बिल्कुल अभिषेक। देखो यहां पर कैसा होगा, यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा, नो रोटेशन। यहां पर रोटेशन नहीं है, क्यों नहीं है रोटेशन, क्योंकि जो फ्लो लाइंस हैं, ये देखो फ्लो लाइंस,
इनका मैग्नीट्यूड सेम है। देखो ध्यान से, अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा और पानी का जो फ्लो आ रहा होगा, तो ये वुडन ब्लॉक में कोई भी रोटेशन होने नहीं देगा। इसका मतलब कैसा हो गया? प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, या प्योर ट्रांसलेशन तो ये मैकेनिकल के बच्चे समझ सकते हैं। जो और ब्रांचेस के बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो इस बात को ऐसे समझ लें कि यहां पर रोटेशन नहीं होगा, ये ब्लॉक जो है ना, ये फ्लो में सीधा निकल जाएगा। क्लियर? अब आते हैं हम इस वाले ब्लॉक पर, ध्यान से देखते हैं। तो अब ये वाला जो ब्लॉक है ये कैसा होगा? इसमें देखो फ्लो लाइंस, यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा, यहां कम, यहां कम, यहां कम। तो ये फ्लो जिस तरह से आ रहा है उसमें मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ रही है। एरो में देखो, जब एरो में चेंजिंग आ रही है तो इसका मतलब जो ये वुडन ब्लॉक हमने रखा हुआ है यहां पर चेंज करके देखने के लिए, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें ये ऐसा हो जाएगा। मैंने गलत लिखा या सही लिखा, सभी बच्चे बताएं, एरो देख के बताएं। ये जो वुडन ब्लॉक है ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। देखो, जिस तरफ हमारा मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास यहां पर मैग्नीट्यूड एरो ज्यादा दिखाई दे रहा है तो ये वुडन ब्लॉक क्या करेगा? इस तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा। देखो ध्यान से, आया समझ में? क्या गलत है बताओ हर्ष, बोलो भाई, तुमने क्या पढ़ा है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, समझ गया मैं। इस तरह का रोटेशन होगा, ठीक है। हाँ हाँ, कर दिया कर दिया। ये बोलो, जिस तरफ हमारे पास क्या है, फोर्स ज्यादा है, वो रोटेट उसी तरफ कोशिश करेगा, राइट। यहां पर कहां कोशिश करेगा? जिस तरफ फोर्स ज्यादा है हमारा। यहां पर भी अगर इस वुडन ब्लॉक में देखेंगे तो ये यहां फोर्स ज्यादा है। देखो ध्यान से, अब आराम से देख लो, आराम से देख लो पहले, ठीक है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर रोटेशन हमें देखने को मिला, यहां पर भी रोटेशन नहीं है, जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ रोटेशन है। क्लियर है इतना बात? डायरेक्शन से मतलब नहीं है, जिस तरफ ज्यादा होगा उसी तरफ रोटेट करेगा, ठीक है। क्लियर है? जिस तरफ वेट ज्यादा होगा, सॉरी, जिस तरफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा फोर्स का, उसी तरफ क्या करेगा? वो रोटेट करेगा। इतना बात समझना है, ठीक है। अब देखो यहां पर, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एफ हमें गिवन है, वेक्टर F1 आई कैप। यहां ध्यान से देखो, पहले जाके घर पे एक काम करना, ज्यादा जिसको रोटेशन में दिक्कत आ रही है बढ़िया कपड़ा निचोड़ के देख लेना, ठीक है। F1 आई कैप, F2, आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्ल, नॉट रोटेशन। रोटेशन आएगा, उससे रिलेटेड है। कैसे? देखो, ये हमारे पास ये है, तो कर्ल क्या होगा? सबसे पहले यहां देखो, यहां पर रोटेशन में मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन है, यहां भी मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है, यहां भी मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। अगर यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसका मतलब रोटेशन कैसी क्वांटिटी हुई? बताइए आप लोग, ये सब पढ़ चुके हो, बताओ भाई, कैसी क्वांटिटी हुई रोटेशन? अगर मैं बोलूं कि यहां पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है,
तो रोटेशन में क्या लगेगा, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब दिस इज माई वेक्टर क्वांटिटी, या इसी को हम किससे लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। दिस मीन्स कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, दिस इज कॉल्ड अ माई नोटेशन। इतना बात समझ में आ गया सभी को? हर्ष वैदी जी आपको आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट है। अब देखते हैं कर्ल होता क्या है। ये तो हमने किसमें देख लिया, बहुत ही एक बड़े लेवल पर। अब हम कर्ल को समझते हैं क्या है। तो ऐसा समझो ये एक फील्ड है हमारा। अभी हम रोटेशन किसमें देख रहे थे, एक बड़े वे में। अब हम क्या करेंगे, यहां समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से। अब यहां पर कर्ल की डेफिनेशन को समझते हैं। ये जो फ्लो हो रहा है, यहां से कोई एक पॉइंट निकाल के यहां रख लो। देखो ध्यान से, इमेजिन करो कोई भी, जहां पर भी तुम बैठे हुए हो वहां पर कोई भी एक एटम या कोई भी मॉलिक्यूल। एक सेकंड रंजन, अभी सुनो मेरी बात, सुनो तो मेरी बात। ये जो रोटेशन देख रहे हो, ये किस वे में देख रहे हो आप, ब्रॉडर वे में। यहां पर अब हमें क्या देखना है, इस वाले पॉइंट को उठा के यहां रख लिया। हमने क्या किया, यहां देखो, फ्लो का कोई भी पॉइंट, फ्लो का कोई भी पॉइंट, जैसे यहां देखो ये फ्लो हो रहा है हमारा, इसका कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया और इसको क्या कर दो, एनलार्ज कर दो। हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट को एनलार्ज कर दिया, किसी एक पॉइंट को दिमाग से लिया और इसको बड़ा करके देख रहे हैं, राइट, कि उसमें रोटेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए यहां पर हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट को एनलार्ज किया और हमने बना लिया क्या, सरफेस। लाइन इंटीग्रल हम पढ़ा चुके हैं आपको। देखिए किसी एक पॉइंट को बड़ा करके हमने क्या बना लिया, सरफेस। समझ गए, किसी एक पॉइंट को बड़ा करके हमने क्या बना लिया, सरफेस। ठीक है, सरफेस कैसा हो सकता है, यहां देखो कोई एक पॉइंट लिया, अभी हम पहले एक्स वाई में देख रहे हैं, तो यहां देखो ये है, क्या बना लिया हमने, सरफेस। मतलब कोई एक पॉइंट लिया, इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। हमको फिजिक्स में मतलब नहीं है ना, हमको इलेक्ट्रिकल से मतलब। इनफाइनाइटेसिमल, कोई भी एक बहुत छोटी क्वांटिटी ली और उसको हमने इमेजिन कर लिया कि उसको सरफेस बना लिया, राइट। तो कर्ल होता क्या है, तो कर्ल कहता है, तो यहां देखो, तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्विवेलेंट टू पर यूनिट सरफेस पर यूनिट सरफेस पर कितना टोटल अमाउंट ऑफ लाइन इंटीग्रल आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ कर्ल। समझे मेरी बात, पर यूनिट सरफेस पर टोटल लाइन इंटीग्रल, पर यूनिट सरफेस पर कितना लाइन इंटीग्रल आ रहा है, ये हमारा क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, कर्ल कहेंगे। समझ में आया, तो कितना लाइन इंटीग्रल आ रहा है, तो यहां पर लाइन इंटीग्रल लिख लो, डिवाइड बाई पर यूनिट सरफेस। देखो ध्यान से, इनफाइनाइटेसिमल रोटेशन देख लिया आपने, किसी भी पॉइंट के अंदर क्या वर्क चल रहा है, पर यूनिट सरफेस पर कितना लाइन इंटीग्रल आ रहा है, ये क्या कहलाएगा, कर्ल कहलाएगा। थोड़ा पहले ध्यान से सभी बच्चे इस बात का इमेजिन करके बताएं, पर यूनिट सरफेस पर कितना लाइन इंटीग्रल आ रहा है,
ये क्या कहलाएगा? पहले इतना समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मेरी बात पहुंच रही है तो जल्दी से एक बार बता दीजिए। पर यूनिट सरफेस पर कितना लाइन इंटीग्रल आ रहा है, ये क्या कहलाएगा? ये कर्ल कहलाएगा। पर यूनिट सरफेस पर हमने क्या किया, किसी भी पॉइंट को एनलार्ज करके देखा और ये डेल्टा एस आ रहा है, तो रोटेशन क्या होगा? पर यूनिट सरफेस पर लाइन इंटीग्रल, तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा? ए से बी का लाइन इंटीग्रल, बी से सी का लाइन इंटीग्रल, डी से ए का लाइन इंटीग्रल। पर यूनिट सरफेस पर कितना लाइन इंटीग्रल है टोटल? अब एक बात बताओ, इस पॉइंट को तुमने बड़ा की, छोटे से बड़ा किया, तो अगर छोटे से बड़ा किया तो अब इसको छोटा भी तो करना पड़ेगा। तो छोटा कैसे करें? लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0। देखो ध्यान से, पर यूनिट सरफेस पर टोटल लाइन इंटीग्रल, ये आ गया। अब अच्छा एक बात बताओ, इस कर्ल में मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी होना चाहिए या नहीं? नहीं, सीएस में नहीं है आनंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इतना सिलेबस भी देख सकते हो आप, गूगल कर सकते हो। कर्ल ऑफ वेक्टर एफ क्या है? पहले किसी पॉइंट को मैंने बड़ा किया, फिर इसको क्या कर दिया, लिमिट लगा के हमने छोटा कर दिया। देखो ध्यान से, अब इसमें ये क्या निकल आया हमारा? मैग्नीट्यूड। लेकिन हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो कैसे मिलेगी? समझ में आया? देखो ध्यान से, तो कर्ल ऑफ वेक्टर एफ क्या हुआ? अब एक बार और लिखते हैं इस फॉर्मूले को। लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0, डेल्टा एस वेक्टर एफ डॉट डी आर टोटल लाइन इंटीग्रल इंटू एन। रोटेशन कैसे देखोगे रंजन? लाइन इंटीग्रल के थ्रू तो देखोगे तुम, पढ़ के नहीं आते हो तुम प्रीवियस क्लास। लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ? द 3 डायमेंशनल चेंजिंग। आप देख पा रहे हो, पर यूनिट सरफेस पर और एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये निकल आया हमारा कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ का मतलब है कि कोई भी पॉइंट, अब सोचो आप फील्ड हमारा ट्रैवल कर रहा है तुम समझ रहे बात को? कितना अमेजिंग चीज है कि फील्ड ट्रैवल कर रहा है इस तरह से। देखो यहां पहले समझो, राइट, ये एरो लगे हुए हैं देखो। अब हमने इसको बड़ा किया, पहले इसमें हमने टोटल लाइन इंटीग्रल देखा, इसको बड़ा करा, इसमें मैंने टोटल लाइन इंटीग्रल देखा, इसको बड़ा किया, इसमें टोटल लाइन इंटीग्रल देखा, अगले वाले को बड़ा किया, इसमें टोटल लाइन इंटीग्रल देखा। देखो ध्यान से, अगर ये हम सारे लाइन इंटीग्रल का सम कर दें, ऑल कर्ल का सम कर दो, तो तुम्हें इजीली टोटल पता चल जाएगा कि कर्ल कितना आ रहा है उस पर। पढ़ा ही नहीं है कुछ भी टेक्निकल में, हमें तो समझ ही नहीं आता। फिर टेक्निकल में क्या फार्मूला रट के आए हो क्या? पर यूनिट सरफेस पर टोटल लाइन इंटीग्रल इज कॉल्ड अ कर्ल। एन कैप क्या है यहां पर? आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। सभी बच्चे बताइए, विकास सोनकर कहां है और कहां है बच्चे सारे आज? यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप होगा या जे कैप होगा या के कैप होगा। इजीली हम देख सकते हैं। तो इनफाइनाइटेसिमल किसी भी एलिमेंट में अगर हमें रोटेशन देखना है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है।
एंगुलर मोमेंटम वगैरह सब इसी से डिफाइन होता है। पर यूनिट सरफेस पर ये आ गया कर। अब मान लो अभी तो ये डेल्टा एस था, समझे। अब इसको और कर देते हैं, एक डेफिनेशन में और आते हैं, फॉर स्मॉल एलिमेंट, और छोटा कर दो, तब क्या होगा। यहां देखो ध्यान से, इसको प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ में टाइम लग जाएगा। यहां देखो, ds टेंडिंग टू 0, वेक्टर f डॉट dr, देखो ध्यान से, अगर मैं और छोटा ले लूं, ds ले लूं रंजन, तब भी वही बात होगी कि पर यूनिट स्मॉल एरिया पर टोटल लाइन इंटीग्रल इज कॉल्ड अ कर्ल। और कर्ल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि रोटेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। सभी को इतना बात समझ में अगर आ गया हो तो बताइए आप, कि पर यूनिट सरफेस पर टोटल लाइन इंटीग्रल इज कॉल्ड अ कर्ल। बड़े दिमाग में ध्यान से उतार लो कि हमने किसी भी पॉइंट को लिया और उसको मन में एनलार्ज करके देखा, एनलार्ज करने के बाद उसको स्मॉल कर दिया, हमने क्या निकाल दिया, लिमिट ले ली, तो इतना चीज क्या दे देगा हमें, मैग्नीट्यूड, और प्लस क्या आ गया, डायरेक्शन। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू इवैल्यूएट द कर्ल, तो इसका एक डेराइवेशन है, जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो वो हमसे, हम तुमको भेज देंगे, यहां पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहां देखो, अगर मेरे पास, निकालेंगे कैसे, देखो फंडामेंटल क्या है, ये मेरा एक्स एक्सेस है, तो ये आई कैप यूनिट होगा, ये मेरा वाई एक्सेस ले लें तो ये जे कैप होगा, ये के कैप है आपका जेड एक्सेस। क्लियर। अब देखो, अब यहां पर आते हैं, तो हाउ टू एवेलुएट द कर्ल। इसका मतलब क्या हुआ, कर्ल का रिलेशन किससे है बताओ, किससे है, लाइन इंटीग्रल से है। अगर कर्ल 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा बताओ, वहां पर रोटेशन हो रहा होगा कि नहीं, बोलते ही नहीं है कुछ भी, अरे बोलो यार। अगर कर्ल को मैं 0 कर दूं तो इसका मतलब नो रोटेशन, रोटेशन हो ही नहीं रहा है वहां पे, समझे। तो यहां देखो, अब कर्ल कैसे निकालेंगे, इफ वेक्टर एफ इज गिवन, क्योंकि तुम्हें किस में दिया रहेगा, वेक्टर में दिया रहेगा। अब तुम्हें कर्ल निकालना है, तो यहां देखो कर्ल क्या आएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो यही आता है इसको प्रूफ करने पे। याद आया, एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही निकालते हैं। ये क्या निकल आया, किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हमें रोटेशन को पता करना हो तो हम क्या करें, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड F1 F2 F3, दिस इज कॉल्ड माई कर्ल। ये कर्ल आ गया हमारा, ये कर्ल की डेफिनेशन से जो है यहां से ये प्रूफ आ गया। देखो ध्यान से, अब इसको ओपन करके देखते हैं तो क्या मिलेगा, देखो कर्ल एफ, ये तो पता चल गया क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बहुत सब सिंपल है। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, एरिया और वॉल्यूम। क्लियर। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं क्या मिलेगा। तो कर्ल एफ क्या आया, आई कैप डेल F3 बाई डेल अपॉन डेल वाई
देखिए ध्यान से सभी बच्चे, देखो पहले देखो ध्यान से, ये निकल आया कर्ल कि नहीं, इतना बताओ बस। फिर अभी तुम्हारा थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं आगे की चीजें। ये कर्ल आ गया, ये हमारा कर्ल है, कर्ल ऑफ एफ। और देखो ये किसी वेक्टर क्वांटिटी से ही एक दूसरी वेक्टर क्वांटिटी में आ गया, आई जे के है ऑलरेडी। देखो ध्यान से, कहां प्लस होगा बताओ, एमडीआर क्या बोल रहे हो? तुम्हें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है क्या? तो नहीं क्या बात करते हैं। चलो अब यहां देखो, ये क्या लिखा हुआ है, यहां ध्यान से देखो, ये वाली क्वांटिटी, चेंज इन वाईजेड डायरेक्शन। कैसे? यहां देखो, वाईजेड का नॉर्मल क्या होगा, एन कैप आई कैप के बराबर। क्लियर? एमडीआर रहमान जी, एक बार कृपया करके जो है ना, आप एक बार अगर आपको मौका मिले तो आप एक बार डिटरमिनेंट लगाएं जरूर। ये आ गया, डिटरमिनेंट को लगाने का मेथड सीखें थोड़ा। दिस इज आई, दिस इज जे, पता नहीं क्या फ्लूड व्लूड में पढ़ते हो, भगवान ही जाने। ये आ गया। अब देखो ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, ये एक्स जेड डायरेक्शन में, और ये एक्स वाई डायरेक्शन में। मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो यही पढ़ा हुआ है। ठीक है, आर के कुछ कहना चाहते हो आप? ऑब्जर्वेशन बिल्कुल खुल के पूछ सकते हो, बिल्कुल। तो एक दूसरे में आ गया देखो। तो ये देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, यहां देखो ये वाला मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, देख लो कैसे मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ है जो आ रहा है। समय होता तो हम ये जरूर तुमको ये भी निकाल के दिखाते हैं आगे। वाई जेड की डायरेक्शन आई कैप। देखो ध्यान से आर के, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें। आगे देखो वाई एक्सिस में, ये देख लो, ये किसमें है, एक्स जेड डायरेक्शन में। ये क्या है, एक्स वाई डायरेक्शन। समझ में आया कर्ल को कैसे निकालना है? देख लो, तो कर्ल कुछ नहीं है, आपको मैंने इतना डिटेलिंग कर दिया, इतना मोर देन सफिशिएंट है। हम आगे बढ़ेंगे। अब हम एक कर्ल का क्वेश्चंस करते हैं। राइट, देखिए यहां पर कर्ल, ठीक है। यहां देखो, वेक्टर एफ कर्ल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत तूफानी खेल नहीं है, कि बहुत तूफानी काम है कि कर्ल निकालना। यहां देखो, तुम ही लोग निकालोगे, तुम ही ज्ञानी लोग हो। यहां देखो वेक्टर एफ गिवन है, बड़े ध्यान से देखो, आई कैप प्लस 2xy जे कैप प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के कैप।
ये दिया गया है, राइट। हमें क्या निकालना है, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, एक्स वाई जेड ये तीनों दिए गए हैं, राइट। ये आई कैप है, जो भी अब लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम निकालते हैं। ये इसका के कैप लिखा। चलिए पॉइंट दिए हैं एक्स वाई जेड, ये 0 सॉरी ये 1 दिया गया है, ये भी 1 है। वो कह रहा है जब कर्ल ऑफ एफ निकाल लो, इसके बाद पॉइंट रख देना, जहां पर एक्स है वहां 1, जहां पर वाई है वहां 1, जेड है नहीं है तो वहां पर भी 1। तो यहां देखो अब हम क्या करें, कर्ल ऑफ एफ निकालें। कैसे आएगा, ब्रैकेट आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। अब हमें क्या करना है, F1 पहला वाला क्या है मेरा, F1 है, वो कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy, यहां पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो ध्यान से, सही है भाई आर के। यहां देखो क्या आया, तो आई के डेल अपॉन डेल वाई। ऐसा नहीं है कि तुम इसको निकाल नहीं पाओगे, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है समझना। वेक्टर कैलकुलस टफ है थोड़ा, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आसान है, उतना कुछ है नहीं। ये आ गया, राइट। ये कर लिया y, अब ये आएगा माइनस डेल अपॉन डेल जेड 2xy। ध्यान से देखिए और सभी लोग करिए मेरे साथ, माइनस रहमान जी आप भी करिए। नहीं वाकई ये यार रहमानी नाम है उसका भाई। क्लियर, ये आ गया। सर रेहान नाम है, ठीक है ठीक है। यहां देखो मैंने यार रहमान बना दिया, कोई बात। y के रिस्पेक्ट में करना है तो कितना आएगा, 2y माइनस एक्स। जेड के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस जे कैप। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 माइनस वाई। जेड के रिस्पेक्ट में ये 0। यहां क्या आएगा, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 2y। एक सेकेंड, 2y, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y और माइनस -2y। तो कितना आ गया अब यहां पर, आई कैप ये आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 रख दो, z की जगह 1 रख दो। तो बच्चे ने बताया है, मैं वो डायरेक्ट लिख देता हूं, जगह ना होने के कारण इनपुट कर दो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। दिखाई दे रहा है, कर लेंगे तो बताइए और नहीं कर पाएंगे तो बताइए। हो जाएगा सभी से, ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से। सभी बच्चे ईमानदारी से 50-60 मैसेज कम से कम कर दें तो हम समझ जाएंगे, जितनी ऑडियंस बैठी हुई है उसको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं, यहां देखो, बस ऐसे ही ये सब आगे देखो, एक 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 रूल लिखते हैं, इफ कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इक्वल टू जीरो वेक्टर, ध्यान रखना जीरो वेक्टर, अगर कोई इंटरव्यू में पूछे तो जीरो ना बोल के जीरो वेक्टर बोलना है, क्योंकि वेक्टर से ही वेक्टर में, तो ये क्या हो जाएगा, इरोटेशनल, मतलब वहां पर वर्क डन कुछ हो ही नहीं रहा होगा, कैसा हो जाएगा, इरोटेशनल। देखते हैं भाई, अगर मान लो वेक्टर आर बराबर दिया है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये गिवन है हमारे पास, राइट। अगर अब मैं तुमसे पूछूं इसका कर्ल आर क्या होगा, सभी बच्चे हमें निकाल के बताएं कर्ल आर कितना आ रहा है, जल्दी से, जल्दी से बताइए कर्ल आर कितना आ रहा है। कर्ल आर बताइए, कर्ल आर कैसे निकालेंगे, देखो डेल अपॉन डेल एक्स, कर्ल आर 3 आ रहा है। आकाश कहां हैं आप, आकाश ऐसी क्यों बातें कर रहे हो भाई, जीरो, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप एंड जीरो के कैप। देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक कोई इशू नहीं, तुम्हें आ गया समझ में, ये बड़ी बात है, बस आगे बढ़ेंगे अब। तो हमने कर्ल देख लिया और कर्ल को समझ गया, अगला अगला जो लेक्चर होगा वो पूरे में क्वेश्चन लगेंगे, अभी हम पहले थ्योरी समझ लेते हैं, क्योंकि तीनों इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस, जो जान है पूरे वेक्टर कैलकुलस की, स्टोक्स थ्योरम। आज के बाद आपको कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं पहले, अच्छा यहां हमको एक फील्ड गिवन है वेक्टर एफ, पहले समझ लो फिर हम समझाते हैं इसको फिजिकल मीनिंग, क्यों कर्ल पढ़ाए, यहां देखो, ये हमारे पास कोई भी 3 डायमेंशनल वेक्टर फील्ड इन्वॉल्व है, प्रोजेक्शन है 3 डायमेंशनल, ध्यान रखना हम बता चुके हैं। ये गिवन है हमारे पास, राइट। बड़े ध्यान से सुनो, फील्ड होता क्या होता है, स्पेस, हाँ स्पेस ही समझ लो, ठीक है। अब देखो यहां पर समझते हैं, तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है, बड़ा फंडामेंटल थ्योरम है, यहां सुनो, कि अगर वेक्टर एफ गिवन है, राइट, और ये डिफरेंशियबल वेक्टर फील्ड है या डिफरेंशियबल फंक्शन है, तो स्टोक्स आप कहते हैं वेक्टर एफ, सॉरी वेक्टर एफ डॉट डी आर, दिस इज मीन्स, यहां देखो एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड, ये क्या है, 3 डायमेंशनल फील्ड आ रही है, देखो ध्यान से, जल्दी से थोड़ा बताइए, ये 3 डायमेंशनल फील्ड है या नहीं, एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहां देखो वेक्टर एफ डॉट डी आर, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस का टोटल लाइन इंटीग्रल द इक्विवेलेंट इक्वल कर्ल ऑफ एफ, इन दोनों को प्रूफ करेंगे हम, यहां देखो, इंटू एन कैप
इंटू ds, क्योंकि आपको लगाना सिखाना है हमें। एन कैप का मतलब क्या हुआ भैया? एन कैप बराबर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। क्लियर? ds क्या है यहां? सरफेस एलिमेंट, they depend on ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस में जो टोटल लाइन इंटीग्रल होगा द इक्विवेलेंट द डबल इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ इंटू एन कैप ds के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे फिजिकली भी और मैथमेटिकली भी। ये दिया गया है। चलिए मैथमेटिकली पहले देख लेते हैं, क्योंकि वो बड़ा आसान है। हम इस वाले सिंबल को दिमाग में रख लेते हैं, देखो, फिर फिजिकली समझाते हैं। अगर हम इस सिंबल को देखें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो ध्यान से, रंजन यहां ध्यान से देखो, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, मैनिपुलेशन कर रहा हूं बस। यही है, देखो एन कैप इंटू एन कैप 1 हो जाएगा, ds से ds उड़ जाएगा, किसके बराबर मिल जाएगा? देखो ध्यान से, आराम से पहले देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, बता देना जब। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है बड़ा सिंपल सी बात में कि किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस के, 3 डायमेंशनल ध्यान रखना है, इसको बस ध्यान रखना है, किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस के, एनी काइंड ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, एनी काइंड ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस, अभी फिजिकली समझाते हैं, डोंट वरी, डोंट पैनिक। ये स्टेटमेंट में ऐसे आया, अगर हमें किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस का अगर हमें टोटल लाइन इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या लगा सकते हैं? स्टोक्स थ्योरम। हम क्या करें? कर्ल निकाल लें, एन कैप से मल्टीप्लाई कर दें और ds एलिमेंट को अभी हम दिखाते हैं करके, राइट, और डबल इंटीग्रल ले लें। एक तो मेथड क्या है? एक तो मेथड हमने ओल्ड वाला पढ़ चुके हैं, पढ़ा है अभी पहले कि नहीं, जो हमने लाइन इंटीग्रल निकालने का एक मेथड देखा था। एक तो 3 डायमेंशनल स्पेस में हम वैसे कर सकते हैं, एक तो ओरिजिनल मेथड है। एक नया मेथड मिलने वाला है कि अगर किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आपको टोटल लाइन इंटीग्रल पता करना है तो आप कैसे करोगे? इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट डी आर इक्विवेलेंट टू कर्ल ऑफ एफ इंटू एन कैप ds। इज क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? अब इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं। ये तो हमने प्रूफ कर दिया, देखो इसकी वैल्यू हमने रख दी यहां, ds से ds उड़ गया, एन कैप इंटू एन कैप किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इतना पता होगा आप लोगों को। अब हम आगे इसकी प्रूविंग देखते हैं। प्रूविंग क्या है? देखो लेमैन के तौर पे बताते हैं आपको प्रूविंग, ध्यान से सुनिएगा प्रूविंग। ध्यान से सुनिए, ये समझ में आ गया तो ग्रीन्स फिर आसान हो जाएगी। ग्रीन्स में कुछ नहीं है, एक सिंगल लाइन में आ जाएगा। यहां देखो, यहां पर हमें कोई भी एक वेक्टर, ये हमको फील्ड गिवन है। फील्ड क्या है यहां ध्यान से देखिए, F1 i कैप, F2 j कैप और F3 k कैप, ये एक फील्ड गिवन है, राइट। इसका हमें क्या निकालना है? टोटल लाइन इंटीग्रल। तो देखो कैसे निकालेंगे टोटल लाइन इंटीग्रल। ये फील्ड गिवन है हमें, ये, और ये एक इन्वर्टेड पॉट है।
क्लियर? चलिए यहां ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अगर इसके अंदर फील्ड बन रही होगी पॉट के अंदर तो बहुत सारी इनफाइनाइटेसिमल पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे, दिमाग में इमेजिन करो। इस तरह से मॉलिक्यूल इस तरह से होंगे कि नहीं? इस तरह से मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं अगर फील्ड गिवन होगा? जब तक बोलोगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब हो जाओगे तो बता देंगे। हर्ष, रंजन, विकास, ठीक है, राधिका जी, इस तरह से होगा। कोई भी हमने इन्वर्टेड पॉट ले लिया। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, इन सारों को इनलार्ज किया। अब मैं इनलार्ज यहां कर रहा हूं, देखो तो इनलार्ज करने का मतलब कैसा बनेगा, अब देखना ध्यान से, इमेजिन करना। इसको इनलार्ज कर लेते हैं। इनलार्ज करने का मतलब क्या हुआ, सबको बांट दिया सरफेस में। देखो लेमन वाला रिसर्च बता रहे हैं अभी तुम्हें, ये देखो, देखो ध्यान से, हमने छोटे छोटे पैचेस में बांट दिया, जैसे हनी बी का घर होता है, कभी देखा है? देखो ध्यान से, आर के देख लो, हंसना गाना बंद करो यार तुम। यहां समझ में आया ये क्या है, हनी बी का घर है, उस तरह से हमने बांट लिया है। यहां पर हमें क्या दिया है, फील्ड गिवन है। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने छोटे छोटे पैचेस में इनको बांटा है, राइट, इनका इक्वल मैग्नीट्यूड है हर पैच का। सुन लो मेरी बात से, अभी हम इमेजिन क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्या है, सारा इक्वल है, ऑल मैग्नीट्यूड आर इक्वल। जितने भी पैच हैं छोटे छोटे से इक्वल है। मतलब पहला वाला पैच, दूसरा वाला पैच, तीसरा वाला पैच, तीनों इक्वल है। चलो अब कोई एक पैच पे पहुंचते हैं, कोई एक सिंगल पैच देखते हैं, पैच पे देखना बड़े ध्यान से। कोई इस पैच पे आइए, आर के बताएगा अब इस बात को। अगर मैं इस पैच पे आता हूं तो ऐसे जाऊंगा, ऐसे आऊंगा, ऐसे आऊंगा, ऐसे आऊंगा, देखो एरो ऐसे ही आएगा। अगर मैं किसी भी पैच पर मूव करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, यहां जाऊंगा, यहां आऊंगा, यहां आऊंगा, यहां आऊंगा। ध्यान से देखो, जल्दी से बताइए ध्यान से देख के। देखिए ध्यान से, इसका मतलब अगर देखो, अगर कोई मूव कर रहा है, मान लो यहां पे इस पैच पे लिया, तो यहां देखो, ये देखो ध्यान से ऐसे ही आएगा। इसका मतलब अब ये कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां जाएगा, यहां कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां, 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 राइट, फिर यहां, यहां, यहां। देखो ध्यान से, कोई भी पैच पर आओ देखोगे जो लाइन इंटीग्रल्स आ रहे, ये सारी क्या है हमारे, देखो आ रहे हैं लाइन इंटीग्रल के नहीं। देखो ध्यान से, इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, इसको डी मान लूं, तो ए बी जो है सी डी के अपोजिट है, ए डी जो है बी सी के अपोजिट है। देखिए ध्यान से,
ध्यान से देखो, जब आ जाए समझ में तो बताओ। कोई भी लाइन इंटीग्रल तुम उठा लो, कोई भी, कितने भी इनफाइनाइट डेसिमल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, हमेशा एक दूसरे को क्या कर देंगे, सब कैंसिल आउट कर देंगे। देखो, ऑल लाइन इंटीग्रल्स आर कैंसिल आउट इन द बाउंड्री। देखो ध्यान से, सारे लाइन इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। कहीं से भी चलना शुरू कर दो तुम लोग, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, यहां चले जाओ, जैसे जाना हो। सारे लाइन इंटीग्रल कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को। कौन सा लाइन इंटीग्रल बच रहा है, जो ब्लू लाइन वाला है, मतलब ब्लू लाइन मतलब पेरीफेरी का। तो हमें क्या मिल जाएगा इससे, पूरा जो ये ब्लू लाइन आ रही है, यहां देखो, इसको मैं डार्क कर देता हूं, ये जो ब्लू लाइन मिल रही है, ये बस बाहर का बचेगा, अंदर के सारे क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। जब अंदर के सारे कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा, ओनली वेक्टर एफ डॉट डी आर। बाउंड्री का बच गया, यहां देखो, अंदर सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं कमरे, सिर्फ बाहर का ले लो, पेरीफेरी का। भगवान, कहीं पर भी बाउंड्री का बच गया बस। और बाउंड्री का लाइन इंटीग्रल हम इजीली निकाल सकते हैं, वो क्या है, वेक्टर एफ डॉट डी आर। आराम से इमेजिन कर लो दिमाग में, कोई भी आप फिगर ले लो जिसमें अंदर के सारे लाइन इंटीग्रल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, सब कैंसिल आउट कर जाएगा एक दूसरे से। कहीं भी आ जाओ, ये देखो कैंसिल आउट, यहां आ जाओ कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के कारण, इक्वल मैग्नीट्यूड प्लस अपोजिट डायरेक्शन, द ऑल लाइन इंटीग्रल्स आर कैंसिल आउट। जब सारे लाइन इंटीग्रल्स कैंसिल आउट कर जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ पेरीफेरी जो बाहर की है, बाउंड्री जो है, उसका लाइन इंटीग्रल ले लो बस। उस लाइन इंटीग्रल को क्या कहेंगे, वेक्टर एफ डॉट डी आर। राइट, क्लियर है इतना बात, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने, अब देखते हैं यहां पर, हमें ये तो पता चल गया कि वेक्टर एफ डॉट डी आर, अगर हमारे पास, ये देखो की पॉइंट है, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में दिया हो, यहां ध्यान से सुनेंगे, तो क्या आ जाएगा, कर्ल ऑफ वेक्टर एफ इंटू एन कैप डीएस। क्लियर। अब देखो यहां, अगर हमारा सरफेस जो है इन एक्स वाई प्लेन में हो, तब कैसे लगाएंगे स्टोक्स थ्योरम, तो यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। अभी देखो हम फिगर बना के बता रहे हैं कैसे लगाना है। अगर मान लो, यहां देखो, ये मेरी एक्स एक्सिस है आई कैप, ये मेरा वाई एक्सिस है जे कैप, ये मेरा के कैप इज अ जेड एक्सिस। क्लियर। अब यहां देखो ध्यान से, अगर मैं बोल रहा हूं मैं एक्स वाई प्लेन पे खड़ा हुआ हूं और हमें यहां पर स्टोक्स थ्योरम लगानी है, तो कैसे लगाएंगे, देखो, कर्ल निकाल लो पहले, इंटू एन कैप। बताओ भैया एन कैप क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के, एन कैप क्या है, के कैप, और डीएस क्या होगा एक्स वाई प्लेन पर, डीएक्स डी वाई। देखो कैसे, इसको भी थोड़ा सा हम इमेजिन करा दें।
ऐसे दिया गया है, इसको काट लो, इस तरह से आएगा। देखो इसके आप नॉर्मल हमेशा कहां होगा, आउटवर्ड, क्लियर। इसका जो सरफेस एलिमेंट है ये क्या है, ds, और ये किसके बराबर होगा, dx इंटू dy के बराबर। देख लो ध्यान से, तो कितना आ गया। अब यहां पर वही सब लगेगा वॉल्यूम बाय डबल इंटीग्रल सब में, तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अब हम करते हैं इन वाई जेड प्लेन में क्या होगा, देखो अब सब समझ गए होंगे क्या है कहानी। वाई जेड में बताओ क्या आएगा, वाई जेड, दिस इज वाई, दिस इज जेड, आई कैप डी वाई डी जेड। जेड एक्स प्लेन में क्या लगेगी, स्टोक्स थ्योरम। देख लो ध्यान से सभी बच्चे। तो अगर फील्ड 3 डायमेंशन में दिया है और लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो हमेशा क्या लगाओगे, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से बोलो, हमेशा क्या लगेगा, स्टोक्स थ्योरम। तो पहचान लेना, जब भी लाइन इंटीग्रल निकालने को आए और 3D में दिया हो स्पेस, तो हमेशा क्या लगाओगे, स्टोक्स थ्योरम। हमेशा क्या लगाओगे, स्टोक्स थ्योरम। जल्दी से सभी बच्चे बताएं। तो पकड़ लोगे, एक तो हमारा हो गया लाइन इंटीग्रल का स्टार्टिंग मेथड, वो फ्री हो तो मुझसे कुछ भी कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर 3D में लाइन इंटीग्रल निकालने को आए तो उससे ना करके क्या करोगे, हमेशा क्या लगाओगे, स्टोक्स थ्योरम। हमेशा स्टोक्स थ्योरम लगाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लगाना है। और क्या लगाओगे, हमेशा स्टोक्स थ्योरम। समझ में आ गया इतना बात, हमेशा स्टोक्स लगेगी। और स्टोक्स कुछ नहीं है, सारे लाइन इंटीग्रल अंदर के कैंसिल आउट करती है और पेरीफेरी का जो भी लाइन इंटीग्रल आएगा उसको कैलकुलेट करके बता देगी। आगे बढ़ते हैं, एक और देखो, अभी लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद डोंट पैनिक, कभी कभार थ्योरी भी पढ़ लेनी चाहिए। आगे आते हैं, अब देखो केस 2। अब मान लो तुम्हारे पास फील्ड 2 डायमेंशन की है। हाँ ओल्ड वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड वाला बहुत महंगा पड़ेगा रंजन। महंगा का मतलब दिमाग ज्यादा पैनिक करेगा आपको, तो इट्स बेटर कि आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें। तो यहां देखो, अब केस 2 क्या है, इफ ए फील्ड इज गिवन 2D। चलो यहां देखो ध्यान से, ये पकड़ने की टेक्निक्स है। अब 2D में दे दिया है, अभी फील्ड 3D में था, एक्स वाई जेड तीनों एलिमेंट थे। अब यहां पर फील्ड क्या है, 2D में है। 2D मतलब सिर्फ एक्स और वाई एलिमेंट है। अब हम कैसे निकालें, तो यहां देखो, अब हम करते हैं इसी में यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। मेरी बात अगर समझ में आई है तो कृपया करके प्लीज बताइए, क्योंकि ये ऐसी चीज बताने जा रहे हैं जहां से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इतना बात समझ में आया तभी बताइए पहले। अगर फील्ड 2 डायमेंशन में दी है तो इसका मतलब स्टोक्स वाले से कर सकते हैं, जो तीसरा वाला जो हमारा एलिमेंट है उसको 0 कर देंगे। तो लगाओ स्टोक्स थ्योरम, देखो देखो क्या निकल के आता है। हमको आइडिया नहीं है, शायद हो सकता है तुम्हारे दिमाग में अभी आने लगे, राइट। चलिए अब निकालते हैं, देखो कर्ल ऑफ एफ निकालो पहले। यही आएगा, तो कर्ल ऑफ एफ क्या होगा, देखो यहां ध्यान से देखो रंजन,
ये आ गया, इसको 0 कर दिया। क्लियर? चलो क्या मिला देखो, ये 0 आ गया, ये भी 0 हो गया। देख लो ध्यान से, -j, ये भी 0 हो गया, +k, क्या आ गया, ये वाला बचेगा एलिमेंट। थोड़ा जगह कम थी इसलिए हमने डायरेक्ट 0 कर दिया, समझ जाएंगे आप लोग। यही आएगा देखिए, ओ कर देता हूं, सॉरी सॉरी, कर दिया। क्लियर है इतना? देखिए विजय ईश्वर, अरे हमसे भी गलती हो जाती यार, हम मशीन थोड़ी ना है, या तो तुम्हें मशीन पढ़ाए, इंसान है हम, हमसे क्या, किसी से भी गलती हो सकती है। ये आ गया, यहां देखो ध्यान से, अब ये क्लियर लिखा हुआ है ये सारा एलिमेंट। हाँ मतलब, अरे हो गया, गलती हो गया, 3 बार क्यों लिख रहे हो, मैं समझ में आ गया, ये आ गया इतना। चलो अब यहां देखो, अब क्या आएगा, अब यहां देखो बड़े ध्यान से, बताओ भाई एन कैप क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में एन कैप क्या होगा, बोलो। रंजन देख लो ध्यान से फिगर को, और डीएस क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, कर दिया, टॉप पे कैप पे सब लिख दिया, तो क्या आ गया देखो, के कैप। आ गया, तो अब आगे जाते हैं। यहां देखो क्या किया, के से के का डॉट प्रोडक्ट 1 कर देगा, तो क्या बचेगा, डेल F2 अपॉन, यही आ गया, डीवाई डीएक्स लिख लो, डीएक्स डीवाई लिख लो, राइट। अब यहां देखो, इसको और ओपन करो, कुछ आ रहा है सेमेस्टर का याद, या पहले भी पढ़ चुके हो तो कुछ याद आया, बताओ, कुछ याद आया, ये क्या निकल के आ गया है, बताओ भाई, कोई बता सकता है, कोई है इतना विद्वान पुरुष यहां बैठा हुआ, बालक बालिका छात्र छात्राएं, बताओ क्या निकल के आया है, देखो क्या पढ़ते हो यार तुम लोग, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन्स का थ्योरम। याद आया, आर के समझ में आ गया तुम्हें, वो छोड़ दो, अभी देखो ये, इसी को बोलते हैं हम ग्रीन्स का थ्योरम। इन 2D स्पेस, ग्रीन्स थ्योरम आ गई, लॉकडाउन, कोई बात नहीं, ये क्या आ गया हमारा 2D स्पेस में ग्रीन्स थ्योरम। अब तुमने तुम्हारे सेमेस्टर में क्या पढ़ी है उस वे में भी लिख देते हैं, देखो जब 2D में आएगा वर्क डन निकालने को तो ऐसे लगाओ, सब कहानी वर्क डन के अराउंड है। अब देखो तुमने क्या पढ़ा है, mdx प्लस एन डी वाई, BS ग्रेवाल में या किसी भी किताब में,
देखो ये पढ़ा है, याद आया? कुछ याद आया तुम्हें? जैसे उसमें थ्री इडियट्स में बोलता है, बताओ कुछ याद आया? देखो ध्यान से। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन्स का थ्योरम। यहां रीजन बनेगा, कुछ कुछ सुना है, इससे और अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती रेहान, अगर सुना है तो कम से कम सुना तो है। तो आप ये बताओ, कर्ल समझ में आया? ईमानदारी से तीन चीजें मैं पूछूंगा, तीन क्वेश्चन, यस और नो में आंसर देना है आपको। कर्ल क्लियर है कि पर यूनिट सरफेस पर टोटल लाइन इंटीग्रल किसके बराबर है? कर्ल के बराबर है। फिर हमने देखा कि अगर हमें 3D स्पेस में अगर हमें लाइन इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कर्ल से रिलेशन निकाल के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें 3D में लगाना है, मतलब अगर हमें, यहां देखो, अगर मुझे माइक्रोस्कोपिक वर्जन चाहिए किसी चीज का तो हम स्टोक्स थ्योरम लगाएंगे, राइट, मतलब 3 डायमेंशन में। और अगर हमें मैक्रोस्कोपिक चाहिए तो हम ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे। तो अगर हमें 2D में जाना है, लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो हम क्या इस्तेमाल करें इजीली कैलकुलेट करने के लिए? ग्रीन्स थ्योरम। और अगर मुझे 3D में काम करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टोक्स थ्योरम। अब इतना बात अगर समझ में आ गई है तो अब आप चले जाइए और ब्रेकफास्ट कराइए। नेक्स्ट सेशन में हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इन दोनों के देखते हैं, और जो अगला सेशन होगा वो हमारा ग्रेडियंट का होगा। तो आप लोग अपने अपने घरों और घोंसलों की तरह आराम से कुछ दाना चुग लीजिए, दाना चुगने के बाद फिर से आ जाइए यहीं पर, ठीक है? एक बार अब आपको कुछ नहीं देखना है, आधा घंटे आप आराम से आप रिलैक्स करें, अपने ब्रेन को दिमाग दें, ब्रेन को ठंडा करें, इसके बाद दाना चुग ले, और दाना चुगने के बाद चिड़िया फिर से आके आ जाएगी। कर्ल का यूज करके लाइन इंटीग्रल निकालना है, बिल्कुल, कर्ल का मतलब ही है लाइन इंटीग्रल या सर्कुलेशन। चलो, तो हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं 10 बजे, 10 बजे से फिर हम पढ़ेंगे लाइन और ग्रीन्स और स्टोक्स के क्वेश्चन, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।